नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म #कंपटीशन एज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान डिस्कशन कर रहे हैं, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान का विकास। इससे पहले जो 2 क्लासें हुई हैं, भारतीय संविधान का विकास भाग 1 और भाग 2, उसके अंतर्गत हमने विभिन्न एक्टों पर, जो ब्रिटेन सरकार ने विभिन्न एक्ट बनाए थे, उन एक्ट पर विचार विमर्श और एक अध्ययन किया था। आज हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813, इन 4 टॉपिक को डिस्कशन किया था। दूसरे वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, कल की क्लास में जो डिस्कशन किया था, वो किया था चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और भारत शासन अधिनियम 1858 यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। इन टॉपिक को हमने डिस्कशन किया था। अब आज हम लोग और अच्छे टॉपिक डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही लगभग ये वाला टॉपिक, आज वाला टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। कल इस पर हम लोग जो आधुनिक भारत में पढ़ चुके हैं, साइमन कमीशन का आना, बेबल प्लान का आना, कैबिनेट मिशन का आना, क्रिप्स मिशन का आना, अगस्त प्रस्ताव का आना, ये सारी बातों पर कल हम एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1858 तक पढ़ा था। उसके बाद एक एक्ट आता है जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, जिसे हम कहते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपको इसके बारे में जानना समझना चाहिए। सबसे पहली बात बेटा मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने पहली क्लास में, जो फर्स्ट क्लास थी संविधान की, जिसमें हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। मैं फिर से आपको एक बार बस 2 मिनट में ये समझाने का प्रयास करूँगा कि बेटा जो वर्ड होता है शासन, शासन और प्रशासन में पहली बात तो बहुत अंतर होता है। जब समय आएगा तो मैं शासन और प्रशासन में अंतर ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले हम अपने काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि बेटा आज वर्तमान में किसी भी देश की व्यवस्था में शासन के 3 अंग होते हैं। बेटा जितनी देश की व्यवस्थाएं हैं उनमें शासन के 3 अंग हैं। एक तरह से कहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 व्यवस्थाएं होती हैं, उसकी 3 प्रणाली होती है एक तरह से, जिनमें फर्स्ट जो होती है बेटा वो होती है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका को हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं और ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैं इस चार्ट को कम से कम आपको 5 बार समझाऊंगा। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लेकिन आज तक हमें नहीं पता चल पाया कि कार्यपालिका और विधायिका में क्या अंतर होता है। तो सुनिए, शासन के 3 अंग होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका, जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दूसरा होता है विधायिका, जिसे हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं। और तीसरा होता है न्यायपालिका, जिसे बेटा हम लोग जुडिशरी कहते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इसमें कार्यपालिका आप ध्यान रखो, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य करने वाली संस्था।
कार्य करने वाली संस्था। और हमारे देश में कार्य करने वाली संस्था कौन है? वो भैया सरकार है। आप देखिएगा हर काम में नाम किसका आएगा? केंद्र में अगर कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी सही हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, तो नाम आएगा मोदी जी का। राज्य में कुछ सही हुआ है, गलत हुआ है, तो नाम आएगा योगी जी का। मैं इस लाइन से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बेटा, कार्य करने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। पेट्रोल के दाम बढ़े, किसने बढ़ाए? सरकार ने। या हमारे देश में चाइना को जवाब दिया, किसने दिया? सरकार ने। हमारे देश में जितने काम होते हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। विधायिका का मतलब क्या होता है बेटा? लेजिस्लेचर। विधायिका का मतलब होता है नए नियम या कानून बनाने वाली संस्था। नए नियम या कानून बनाने वाली संस्था। और बेटा, ये नए नियम और कानून हमारे देश के लिए कौन बनाता है? तो बेटा, ये बनाती है पार्लियामेंट, संसद। और आप सब बालक इतना तो जरूर जानते होंगे कि आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब तीसरी चीज जो है वो न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? विधायिका ने जो नए नियम कानून बनाए हैं, यदि उन कानून को कोई ब्रेक करता है, यदि उन कानून को कोई तोड़ता है, तो उस पर न्याय देने वाली संस्था जो है, उस पर न्याय देने वाली संस्था जो है वो कहलाती है बेटा न्यायपालिका। दोबारा सुनिएगा, कार्यपालिका कार्य करने वाली संस्था वो सरकार होती है। दूसरा, विधायिका नए नियम कानून बनाने वाली संस्था वो संसद होती है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हमारे देश में आते हैं। न्यायपालिका, विधायिका ने जो कानून बनाए हैं, यदि कोई उन कानून को ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो उस पर न्याय देने के लिए जो संस्था कार्य करती है उसे न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि बेटा, ये जो है ना, ये प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे कोई भी मीडिया हो, मीडिया को या प्रेस को बेटा प्रशासन का चौथा अंग माना जाता है। ये मीडिया या प्रेस जो है वो शासन का चौथा अंग नहीं होती है, लेकिन इसे माना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है, अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से किसे प्रशासन का या शासन का चौथा अंग माना जाता है? तो बेटा, मीडिया को या प्रेस को प्रशासन का चौथा अंग माना जाता है। हम लोगों ने डिस्कशन किया, शासन में कार्यपालिका कार्य करने वाली संस्था वो सरकार है, विधायिका नए नियम कानून बनाने वाली संस्था वो संसद है, और न्यायपालिका न्याय देने वाली संस्था। प्रेस या मीडिया को शासन का चौथा अंग माना जाता है। ये होती नहीं है, बस इसे माना जाता है। अब आइए आगे डिस्कशन करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 को। बेटा, ये जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, ये शासन के इस अंग के लिए यानी विधायिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक्ट है। ये भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 ये लेजिस्लेचर के लिए यानी विधायिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक कानून जो है वो अंग्रेज सरकार के समय में लाया गया था। विधायिका के संबंध में इसमें बहुत ज़्यादा काम हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एक्ट में ना बेटा वाइसराय जो था, इस एक्ट में वाइसराय जो था उसके अधिकारों में वृद्धि की गई। इस एक्ट के द्वारा वाइसराय के अधिकारों में वृद्धि की गई। क्या वृद्धि की गई? तो सुनिए, सबसे पहले वाइसराय को यह अधिकार दिया गया कि वो नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, निर्माण कर सकता है।
पहली चीज़, वो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। पहली बात तो पहला अधिकार तो उसे ये दिया गया, नए राज्यों का निर्माण करे। दूसरी चीज़ क्या की गई, दूसरा काम क्या किया गया कि वो राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। वाइसराय नए राज्यों के निर्माण का अधिकार रखता था, वो नए राज्य बना सकता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, यानी किसी क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है वो क्या किया गया बेटा, इसकी कार्यकारिणी थी वाइसराय की। आप सब बालक जानते हैं कि वाइसराय की कार्यकारिणी में पहले सदस्यों की संख्या जो थी वो 4 थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ये संख्या कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। बाद में इस संख्या को बढ़ा करके 4 कर दिया गया 1868 में। इसके 1853 में, माफ़ी चाहूँगा, इसमें एक सदस्य को फिर से बढ़ा दिया गया। और बाद में बेटा अब 1861 में वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या किया गया, एक सदस्य और बढ़ा दिया गया, यानी अब इसकी कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 5। वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 5। प्रारंभ में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कितनी थी, 3। बाद में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा घटा के, माफ़ी चाहूँगा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसमें सदस्यों की संख्या थी 4। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा संख्या कर दी गई 3। फिर चार्टर एक्ट जो है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा संख्या दोबारा से कितनी कर दी गई, 4। और अब जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या कर दी गई कितनी, 1 और बढ़ा दी गई, और ये संख्या हो गई अब कितनी, 5। इसके अलावा वाइसराय को एक महत्वपूर्ण शक्ति और दी गई। महत्वपूर्ण शक्ति क्या दी गई, महत्वपूर्ण शक्ति ये दी गई कि वाइसराय जो है उसे अब अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जैसे बेटा शक्ति प्रदान की गई, जैसे आज हमारे देश में अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123 के द्वारा ये है, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। तो बेटा इस एक्ट के द्वारा वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। हम देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861 को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहली चीज़ ये पढ़ी कि वाइसराय को नए राज्यों के निर्माण तथा राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया। दूसरा, सेकंड वन, दूसरा ये किया गया बेटा कि वाइसराय की जो कार्यकारिणी थी, जो कि वर्तमान में जैसे सरकार काम करती है वैसे ही वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी, उसमें एक सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई, यानी अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 5। दूसरा, वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी वाइसराय से कहा गया कि आप जो है क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब साहब होता क्या है, इसी एक्ट में वाइसराय, पहले तो कैनिंग ही था, लॉर्ड कैनिंग ही था 1861 में भी, तो वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि कुछ डिपार्टमेंट अपने सदस्य जो उसकी कार्यकारिणी थी उन्हीं सदस्यों में विभागों का बंटवारा किया। किसी को रेलवे दे दिया, किसी को गृह दे दिया, किसी को विदेश दे दिया, यानी इसमें क्या किया गया, विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। बेटा यहीं से विभागीय प्रणाली जो है वो स्टार्ट हुई है। जो वर्तमान में व्यवस्था हम देखते हैं विभाग बांटने वाली, वो भारत परिषद अधिनियम 1861 से जो है वो प्रारंभ की गई है। अच्छा, अब सुनिएगा एक और चीज़,
हम लोगों ने अभी लास्ट जो एक्ट पढ़ा है, इससे पहले जो एक्ट पढ़ा है वो पढ़ा है भारत शासन अधिनियम 1858, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भारत मंत्री की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया। भारत मंत्री की सहायता के लिए भारत परिषद, इंडियन काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। जिसमें कितने सदस्य होते थे बेटा? 15 सदस्य होते थे। और बेटा इस भारत परिषद को क्या किया गया? इस भारत परिषद को विधायी संस्था यानी लेजिस्लेचर पावर्स, विधायी शक्तियां प्रदान की गईं। और बेटा इसको शक्ति दी गई कि ये भारत के लिए कोई कानून बना सकती है। भारत के लिए कोई कानून बना सकती है। दोबारा से सुनो, बहुत ही इजी है लेकिन है शानदार। इस एक्ट के द्वारा जो आप और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो वाइसराय था उसकी एक परिषद का, माफ़ी चाहूँगा, जो ब्रिटेन की मंत्री परिषद में जो भारत मंत्री था, ब्रिटेन की मंत्री परिषद में जो भारत मंत्री था, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी। इस 15 सदस्यीय कमेटी को भारत परिषद कहा जाता है। और बेटा भारत परिषद को इस एक्ट के द्वारा एक विधायी संस्था, या कहना चाहिए एक विधायी शक्ति प्रदान की गई कि वह भारत के लिए कानून बनाए। जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे देश में जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल को जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाने के सारे अधिकार प्राप्त हैं। सेम इसी तरह इसको भारत परिषद को, भारत परिषद भारत में नहीं होती थी, इंडियन काउंसिल ये इंग्लैंड में होती थी और भारत मंत्री के नेतृत्व में कार्य करती थी। तो बेटा इसे क्या किया गया? विधायी शक्ति जो हैं वो प्रदान की गई। अच्छा, फिर देखो अगली चीज़ और महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है? जो गवर्नर जनरल था उसको ये अधिकार, वाइसराय को ये अधिकार और दिया गया, वाइसराय को ये अधिकार और दिया गया कि हफ्ते में एक बार, यानी एक वीक में एक बार वो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद की मीटिंग करे, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद की मीटिंग करे और व्यवस्थाएं बनाए। इसके साथ साथ अगली चीज़ जो आती है बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एक्ट के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद तो बनाई ही गई। केंद्र में विधान परिषद तो थी, लेकिन इसके साथ साथ बेटा मद्रास और बम्बई राज्य में भी क्या किया गया? विधान परिषदें बनाई गई। केंद्रीय विधान परिषद तो थी, लेकिन मद्रास और बम्बई राज्यों में भी क्या किया गया? बम्बई राज्यों में भी विधान परिषद का गठन किया गया। इसी एक्ट के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। बेटा इसमें देखो, जब से हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं भारत में एक क्या होता था? गवर्नर जनरल होता था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को पूरे बंगाल, मद्रास, बम्बई का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, 1833 के द्वारा, उसके द्वारा क्या किया गया? उसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी इन एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार अब तक हमारे देश में सत्ता का क्या कर रही थी? केंद्रीयकरण कर रही थी। केंद्रीयकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन, मतलब एक व्यक्ति को सारी शक्तियां प्रदान की जा रही थी। लेकिन बेटा होता क्या है? इस एक्ट के द्वारा सत्ता को विकेंद्रीकृत कर दिया गया। विकेंद्रीकृत मतलब सत्ता का बंटवारा कर दिया गया।
कुछ सत्ता केंद्र को दे दी गई और कुछ सत्ता राज्य को दे दी गई। तो पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण किया गया। अब तक तो हमारे देश में शासन का केंद्रीयकरण ही चलता आ रहा था। चलिए, तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया, राज्यों का पुनर्गठन का अधिकार दिया गया, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक नया सदस्य जोड़ा गया, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, विभागीय प्रणाली प्रदान की गई। ये बहुत सारे काम जो है वो हुए इस एक्ट के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1800 वायसराय को जो है वीक में एक बार अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया कि वो एक बार बुलाए और मीटिंग करे। इसके अलावा वायसराय को ये भी शक्ति दी गई कि वो राज्यों का पुनर्गठन तो करे ही करे, इसके साथ साथ राज्यों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करे। बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए थे। इसके बाद बेटा हम लोग अगला एक्ट जो पढ़ेंगे वो एक बहुत छोटा सा एक्ट है जिसका नाम है एक्ट ऑफ 1873। एक्ट ऑफ 1873, इसे हम लोग 1873 का अधिनियम भी कहते हैं। इसे हम लोग 1873 का अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम में क्या किया गया, इस अधिनियम में क्या कहा गया, तो बेटा बहुत शानदार बात है। इस अधिनियम में पहली बात ये कही गई, एक ही बात कही गई थी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाएगा। कंपनी को समाप्त किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। इस एक्ट में साफ साफ ये कहा गया, एक्ट ऑफ 1873 में 1873 के अधिनियम में ये कहा गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाएगा। कभी भी किया जा सकता है, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करना चाहते हैं, ये एक्ट पास कर दिया गया और अगर समाप्त कर देते हैं तो किसी को इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अपना व्यापार, अपने लेन देन जितने हैं आप समाप्त कर लीजिए, क्योंकि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। एक्ट ऑफ 1873 में ये कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जितने लेन देन है वो सारे लेन देन जल्दी से जल्दी पूरी कर ले। हम किसी भी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देंगे, समाप्त कर सकते हैं। और बेटा फाइनली 1 जनवरी 1884 यानी 1 जनवरी 1884 को अंतिम रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, या कहना चाहिए पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक ऐसी कंपनी जिसने हमारे देश के साथ व्यापार किया, एक ऐसी कंपनी जिसने हमारे देश पर 200 साल तक लगभग शासन किया, एक ऐसी कंपनी जो व्यापारिक एकाधिकार पूरे एशिया में रखती थी, उस कंपनी को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, तो उस कंपनी को एक्ट ऑफ 1873 के द्वारा समाप्त किया गया पहली बार। और अंतिम रूप से 1 जनवरी 1884 को पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद एक तो ये एक्ट आया था। ये छोटा एक्ट है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ 1873 के अधिनियम में क्या था, तो बेटा इस अधिनियम में ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
अपने सभी लेन देन जल्दी से जल्दी पूरी कर ले, किसी भी समय इस कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। और इसी अधिनियम का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। एक चीज़, अब उसके बाद एक एक्ट और आता है बेटा, जिसका नाम है शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा बेटा जो है वो 3 काम किए गए, 1, 2 और 3। शाही उपाधि अधिनियम 1876, इसके द्वारा 3 काम किए गए। पहली चीज़, जो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, जो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें एक नया सदस्य यानी 6th मेंबर जोड़ा गया। और जो ये 6th मेंबर जोड़ा गया था, उसे PWD का विभाग दिया गया। कौन सा विभाग दिया गया? PWD का। देखो, जब ना हम लोग अचानक से सरकार पढ़ने लगेंगे, अभी अगले ही एक्ट में आप देखेंगे कि विधान परिषद बहुत बड़ा हो गया है, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद बहुत बड़ी हो गई है। इसलिए हमें याद रखना है कि किस एक्ट के द्वारा 4 सदस्य थे, किस एक्ट के द्वारा 3 सदस्य थे, किस एक्ट के द्वारा दोबारा से 4 हो गए, फिर 5 हो गए, और अब तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी हो गई? 6 हो गई। बेटा, इस एक्ट के द्वारा एक बड़ा काम हुआ था। वो क्या काम हुआ था? डेट आप याद रखेंगे, 28 अप्रैल 1876, 1876 को, 28 अप्रैल 1876 को इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को, मैं लिख देता हूँ, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, या भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। देखो, हमारे देश में जैसे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, हमारे देश में राष्ट्रपति, जैसे भारत में राष्ट्रपति होते हैं, अब हमारे देश में राष्ट्रपति जो शब्द है वो ऐसा माना जाता है कि ये पुल्लिंग है, राष्ट्रपति शब्द। अब राष्ट्रपति बन गई प्रतिभा पाटिल, तो बहुत टेंशन हुआ था इस शब्द को लेके। ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में शब्द होता है क्राउन, और क्राउन में अगर मेल है, मतलब पुरुष है, तो उसे बोला जाता है सम्राट, और यदि फीमेल है, महिला है, तो उसे बोला जाता है साम्राज्ञी। ऐसा, इस तरह से ये होते दोनों, राष्ट्रपति और क्राउन होते एक समान ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि क्राउन जो है वो वंशज होता है। क्राउन जो है वो प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र होता है। राजतंत्र में पहले पिताजी राजा थे, वो वसीयत लिख गए, वो राजा बन गया, फिर वो वसीयत लिख गए, अगला राजा बन गया, फिर वो वसीयत लिख गए, फिर राजा बन गया। और हमारे देश में राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। तो खैर वो एक अलग बात थी, लेकिन शाही उपाधि अधिनियम 1876, इसके द्वारा पहला काम ये किया गया कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य जो है वो जोड़े गए, 6ठा सदस्य जोड़ा गया, और 6ठे सदस्य को जो काम दिया गया वो PWD का काम था। 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को बेटा भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। और उसके बाद बेटा 1 जनवरी 1877 यानी 1 जनवरी 1877 को एक बड़ा काम हुआ। और बड़ा काम क्या हुआ? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की
उपाधि प्रदान की गई। उपाधि प्रदान की गई। 1 जनवरी 1877 को इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। तो देखो बेटा, अभी हमने देखा शाही उपाधि अधिनियम 1876, इसके द्वारा सबसे पहले वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6th या छठा मेंबर जो है वो जोड़ा गया। दूसरी बात, 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी या भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। और 1 जनवरी 1877 को इसी शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा ब्रिटेन की महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। केसर ए हिंद कह सकते जैसे आजकल इक्वल टू भारत रत्न, इस तरह से इन्होंने प्रदान की। चलिए, फिर इसके बाद हम अगला एक्ट देखते हैं, इसके बाद हम अगला कानून देखते हैं। और अगला एक्ट क्या है सुनिए, बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। देखो बेटा, सबसे पहली चीज इस एक्ट में जो प्रभाव दिखता है, किस चीज़ का दिखता है? भारत परिषद अधिनियम 1892। आप सबको पता है हमारे देश में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत में कांग्रेस की स्थापना 1885, 1885। और उसके बाद ये एक्ट आया 1892 का। क्या होता है इस एक्ट में? कांग्रेसी नेताओं ने सरकार पर दबाव बनाया, पूर्ण दबाव बनाया कि उनकी बात को सुना जाए। और कैसे उनकी बात को सुना जाए? तो पहली चीज़ तो जो केंद्रीय विधान परिषद हैं, जो केंद्रीय विधान परिषद हैं, बेटा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी बताई थी हमने? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा 16। तो सुनिए, केंद्रीय विधान परिषद और जो प्रांतीय विधान परिषद हैं, प्रांतीय विधान परिषद जो हैं, उनमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी जाए? बेटा उनमें सदस्यों की संख्या जो है वो क्या की जाए? बढ़ाई जाए। पहली कांग्रेस ने मांग रखी भारत परिषद अधिनियम 1892 कांग्रेस की स्थापना के बाद आया था, इसलिए इसमें कांग्रेस ने मांग रखी। पहली चीज़ उसने ये कहा कि जो केंद्रीय विधान परिषद हैं और जो प्रांतीय विधान परिषद हैं, इनके सदस्यों की संख्या में क्या की जाए? वृद्धि की जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा सेकंड वन, जो केंद्रीय विधान, अब देखो केंद्रीय विधान परिषद में 2 तरह के सदस्य होते थे। केंद्रीय विधान परिषद में 2 तरह के सदस्य होते थे। कौन कौन से? एक तो सरकारी और दूसरे होते थे गैर सरकारी। सरकारी सदस्य कौन होते थे? जो सरकार में बड़े अधिकारी हैं, जो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं, ये सब सरकारी सदस्य होते थे और इनका बहुमत रखा जाता था। गैर सरकारी सदस्य कौन होते थे? गैर सरकारी सदस्य ऐसे होते थे जैसे बंगाल से, मद्रास से, बम्बई से, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला लिया गया तो ये गैर सरकारी सदस्य माने जाते थे। या कांग्रेस का कोई नेता या अन्य किसी दल का या कोई भारतीय राजा महाराजा को जोड़ लिया गया तो ये गैर सरकारी सदस्य होते थे। बहुमत फिलहाल सरकारी सदस्यों का ही रहता था। तो इस एक्ट के द्वारा एक बड़ा काम ये किया गया कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, उन गैर सरकारी सदस्यों को 2 अधिकार दिए गए। कौन कौन से 2 अधिकार दिए गए? पहला अधिकार ये दिया गया कि ये गैर सरकारी सदस्य वो बजट पर बहस कर सकते थे।
मतलब जब बजट प्रस्तुत किया गया है तो बजट पर ये प्रश्न पूछ सकते थे। जैसे आज भी वर्तमान में होता है, बजट आने के बाद कोई उसे अच्छा बताता है, कोई खराब बताता है और बहुत सारे संसद के सदस्य उस पर सवाल भी उठाते हैं। तो गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का या बजट की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया। दूसरी चीज़, सेकंड वन, इन लोगों को सदन में प्रश्न पूछने का अधिकार। जैसे आजकल हम लोग बताएं, आजकल आपने देखा होगा जब संसद की कार्यवाही चलती है तो संसद की कार्यवाही में संसद के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। ये उनका अधिकार होता है, ये उनका प्राइमरी राइट होता है। सेम इसी तरह इसमें गैर सरकारी सदस्यों को अधिकार दिया गया कि वे बजट पर डिस्कशन करें, बजट पर विचार विमर्श करें और प्रश्न पूछने का अधिकार भी उन्हें प्रदान किया गया। इसके साथ साथ बेटा, इस एक्ट के द्वारा बम्बई, मद्रास और उड़ीसा में विधान परिषद बनाई गई। विधान परिषद बम्बई, मद्रास और उड़ीसा, इन दोनों जगह विधान परिषद थी पहले से भी और उड़ीसा में नई बनाई गई। तो इनमें सदस्यों की संख्या जो है वो कर दी गई न्यूनतम कितनी, 8, और अधिकतम कितनी कर दी गई, 20। अधिकतम कितनी कर दी गई, अधिकतम कर दी गई आपका 20। दोबारा सुनिएगा, इसी एक्ट के द्वारा उड़ीसा, मद्रास और बम्बई, इन राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम कितनी कर दी गई, 20। तो ये आज हमने 4 एक्ट पढ़े। कल इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करेंगे, आज ख़त्म करना था लेकिन समय ज़्यादा लग गया, तो कल जो है इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। और इसमें हम लोगों ने आज जो पढ़ा है वो पढ़ा है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861, एक्ट ऑफ 1873 और शाही उपाधि अधिनियम 1876 और भारत परिषद अधिनियम 1892। इन एक्ट को पढ़ा है। आप इनको एक बार दोबारा से पढ़ें, देखें, समझें, नोट्स बनाएं और मुझे भेजें। इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।